क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने लास्ट सेक्शन में। आगे मूव करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक और सम करते हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट हो गया था हमारा, सर थर्ड हो गया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अगला सम कैसा है इसमें? सम नंबर 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो इसको अच्छे से जानेंगे। सम नंबर 8, a body cools according to Newton's law from 100 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 20 minutes. इनिशियली कितना है उसका 100 डिग्री सेल्सियस, तो 20 मिनट में कितना होता है 60 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बीइंग 20 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर कितना हो गया इसका 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस से ये आ रहा है 60 डिग्री सेल्सियस में कितने मिनट में? 20 मिनट में। 20 मिनट में 100 से 60 पे आ रहा है, तो कितने टाइम में ये 30 पे आएगा, ये पूछा गया। कंडीशन यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर मेरा 20 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना है मेरा 20 डिग्री सेल्सियस, जैसे कैटलिस्ट काम करेगा। ठीक है, ये हम लोग को पूछा गया। इनिशियली टेम्परेचर कितना था मेरा? इनिशियली जब टाइम 0 था टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। जब टाइम 20 मिनट्स हो गया तो टेम्परेचर कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब टेम्परेचर 30 रहेगा तो टी कितना रहेगा? हाँ, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें आप लिंक नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई प्रोपोर्शनल टाइप नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है अच्छे से। यू नो द प्रोसेस, let theta be the temperature of the let theta degree Celsius be the temperature of the body. Let theta degree Celsius be the temperature of the body. Let theta degree Celsius be the temperature of the body at time t. Let theta degree Celsius be the temperature of the body at time t. ठीक है, आगे the temperature of the surrounding कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। The temperature of surrounding कितना दिया है? ये दिया आपको 20 डिग्री सेल्सियस। The temperature of the surrounding कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये चीज आपको बताइए ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का बात करूं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है? थीटा माइनस थीटा नॉट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वी ऑल नो दैट d theta by dt is proportional to theta minus theta naught. So according to Newton's law of cooling, according to Newton's law of cooling, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, एक बार अच्छे से याद दिला रहा हूँ। According to Newton's law of cooling, क्या पता हम लोगों को? As per Newton's law of cooling, we know that d theta by dt is proportional to theta minus theta naught. d theta by dt is proportional to whom? Is proportional to theta minus theta naught. Now theta naught कितना है 20 डिग्री। d theta by dt is proportional to theta minus 20 डिग्री। कितना क्लियर है? तो प्रोपोर्शनल साइन का एंगल क्या आएगा? माइनस क्या आएगा? बता दो, मैंने माइनस आएगा क्योंकि टेम्परेचर फॉल हो रहा है। तो d theta by dt is proportional to minus k times of theta minus 20 degree. Minus k times of theta minus 20 degree. कितना क्लियर है? समझा? यहाँ से हम लोग को d theta कितना मिलेगा? therefore d theta is equal to minus k times of theta minus 2. बराबर है?
वेरिएबल सेपरेबल करें यहाँ पे, तो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, डी थीटा, ये नीचे आगे कितना हो गया, थीटा माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के डी टी, जो डिग्री नहीं दिखा तो चलता है, ठीक है। थीटा माइनस ये थीटा अपॉन थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद एक ही स्टेप आता है हमको, कौन सा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के को बाहर निकाल देते हैं, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, के को बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया इतना। आपको पता है कि पहला जो आंसर है कितना आएगा, इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log of theta minus 20 is equal to minus kt plus। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इनिशियली वाले केस, वेरी फर्स्ट केस। इनिशियली जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री। इनिशियली जब टाइम 0 था तो थीटा कितना था, थीटा था मेरा 100 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, लॉग ऑफ थीटा कितना आएगा, 100 माइनस 20, लॉग ऑफ 100 माइनस 20, log of 100 minus 20 is equal to minus k times of 0 plus c। c कितना मिलेगा, देखो c मिलेगा हमको log of 80, ठीक है। अब c अगर log of 80 हो गया तो अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, अपना इक्वेशन हो जाएगा देखो log of theta minus 20 is equal to minus 80 plus log of 80, बराबर है। log आपस में साथ में आएंगे। अब इसको मॉड में डालो या इसको आप राउंड में डालो, एक ही बात, पॉजिटिव रहेगा हमेशा ये लॉग मिलेगा, ठीक। तो आपको पता है कि लॉग लॉग साथ में आएंगे, लॉग ए और यहाँ पे लॉग माइनस लॉग भी कितना आएगा, लॉग ऑफ ए बाई बी। लॉग ऑफ ए बाई बी कितना आएगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस 20 अपॉन 80 एंड दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस ए टी, माइनस ए टी। लॉग ऑफ थीटा माइनस 20 अपॉन 80 इज इक्वल टू माइनस ए टी। अब किस पे आते हैं, अभी यह हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब आगे क्या बोल रहा है कि जब टाइम 30 मिनट्स हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा मेरा, 60 डिग्री। जब हो जाएगा टाइम 30, जब टाइम 30 बोला ना क्वेश्चन में, 20 बोला था, तो टाइम 20 हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना आएगा, 60 डिग्री। जब टाइम 20 हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना आएगा, 60 डिग्री। वैल्यू पुट करो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू माइनस a इंटू 20। हो जाएगा लॉग ऑफ 40 अपॉन 80, लॉग ऑफ हाफ और एक के, यहाँ से के का वैल्यू कितना मिलेगा, ये होगा लॉग ऑफ हाफ, लॉग ऑफ हाफ, और ये आएगा इधर आके माइनस 1/20, ठीक है, माइनस 1/20। सो के का वैल्यू कितना मिला, के का वैल्यू मिलेगा माइनस 1/20 लॉग ऑफ हाफ, माइनस 1/20 लॉग ऑफ हाफ। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 नहीं है ना, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, log of theta minus 20 upon 80, log of theta minus 20 upon 80 is equal to, ये माइनस के का प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 1/20 log of हाफ, log of हाफ इंटू टी, तो इंटू टी जो है यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, t/20 log of हाफ। अब हम लोग हाँ क्या बोल रहे हो, माइनस साइन, देखो ना के का वैल्यू कितना माइनस है और बाहर माइनस पहले से ज्यादा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, समझा, ठीक है। अब आगे जाते हैं, समझते हैं आगे। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बताओ कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में होगा ना। तो हम लोग को टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो हमें क्या करना है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30
T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितने टाइम में टेम्परेचर 30 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ थीटा ये आएगा 30, log of 30 minus 20 divided by 80 is equal to P upon 20, यहाँ पे आएगा log of half, log of half। इसको सॉल्व किया तो हो जाएगा log of 1 upon 8 ना, ये होगा log of 1 upon 8। ठीक है, कितना आएगा ये log of 1 upon 8। और आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग का एक्सपोनेंट रूल लगेगा, log of half पावर में जाएगा t raised to 20, t raised to 20 जो था हो जाएगा पावर में t by 20। समझा, लॉग लॉग बैलेंस हो गया, क्या बचा हमारे पास बचा 1 upon 8, लॉग लॉग बैलेंस हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 upon 8। यहाँ पे क्या बचेगा 1 upon 2 पावर में आएगा t raised to 20। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना होगा अच्छे से। इतना तो क्लियर है सब अच्छे से। सर 1/8 1/2 का होल क्यूब है ना, तो इधर 3 आ जाएगा, तो 1/2 यस सर, 3 log हाफ भी हो सकता है, वैसे भी कर सकते हैं। परफेक्टली। सो 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल क्यूब। परफेक्ट है। और यहाँ पे आएगा 1 upon 2 पावर में आएगा t by 20। कंपेयर कर रहे हैं इसको हम लोग, तो इंडाइसिस के थ्रू कंपेयर किया तो पावर कितना हो जाएगा t by 20 और 3 दोनों इक्वल हो जाएंगे एज पर इंडाइसिस। तो t कितना मिला हम लोग को 60 मिनट्स। कितने टाइम में आपका टेम्परेचर जो था वो कूल डाउन होगा 30 पे 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे में। 60 मिनट्स बोलो या 1 आवर बोलो एक ही बात। 60 मिनट बोलो या 1 आवर बोलो एक ही बात। दैट इज नथिंग बट 1 आवर। The temperature will cool down from 60 degrees Celsius to 30 degrees Celsius within 1 hour। देख लो, समझ में आएगा। एक बार सम देख लो अच्छे से, बोल दो, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार आता है, इसलिए इसका एक सम कराया मैंने। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पेपर में बहुत बार आता है। डन, क्लियर हो गया, समझा सबको ये? यस चलिए थर्ड टॉपिक में चलते हैं। थर्ड टॉपिक रहेगा मेरा सरफेस एरिया, ठीक है, एंड रेडिएटिविटी। आते हैं सम पे, अच्छे से ध्यान देते हैं। सरफेस एरिया एंड रेडिएटिविटी। पहले अच्छे से इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाद में इसके ऊपर समझ करते हैं। इसके ऊपर ज्यादा समझ आते नहीं पेपर में, बट हम लोग क्योंकि ये टॉपिक है तो एक सम तो करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और पॉपुलेशन ग्रोथ इसका फेवरेट टॉपिक है, एंट्रेंस का भी और कोर्स का भी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों में से एक सम पक्का पेपर में आना ही आना है। ठीक है, 3 मार्क का बोर्ड्स में और एंट्रेंस में भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेट अस मूव टू द न्यू पार्ट। टॉपिक का नाम है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड सर्विस एरिया एंड रेडिएटिविटी। देखते हैं, 2 टॉपिक कर लिया हम लोगों ने। पहला टॉपिक किया पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा टॉपिक किया हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हम मूव कर रहे हैं तीसरे टॉपिक पे, और तीसरा टॉपिक क्या हमारा सरफेस एरिया है रेडिएटिविटी।
इसके बाद चौथा टॉपिक रहेगा हमारा हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ये तो टॉपिक हमने थोड़ा बहुत किया भी है केमिस्ट्री में था ये शायद। तो टॉपिक का नाम है मेरा रेडियो एक्टिविटी। हमको पता है कि जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो टाइम टू जितना टाइम बढ़ेगा उतना वो जल्दी इवेपोरेट होते हैं या जितना जल्दी वो टूटता है, ठीक है, उतना जल्दी वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सो रेडियो एक्टिव डीके टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिव डीके। कुछ नहीं समझ में आया सामने से पूछना। रेडियो एक्टिव डीके स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? The radioactive substance like radium, the radioactive substance like radium, cesium, uranium, बहुत सारे radioactive elements हैं। The radioactive substance like radium, cesium, etc. Uranium भी आ जाएगा। The radioactive substance like radium, cesium, etc. are disintegrate with time. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ये टूटना स्टार्ट करता है। Are disintegrate with what? Are disintegrate with time. The radioactive substance like radium, cesium, etc. disintegrate with time. इसलिए disintegrate with time मतलब क्या? इसका मास कम होता रहता है ना? It means what does it mean? It means mass of the substance decreases with time. It means mass of the substance decreases with time. It means mass of the substance decreases with what? Decreases with time. It means mass of the substance decreases with time. ठीक है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेडिएटिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होंगे, मतलब उसका कहीं ना कहीं मास कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट, रेट आ गया मतलब टाइम आ गया, ठीक है। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सच एलिमेंट, द रेट ऑफ disintegration of such elements, the rate of disintegration of such elements, the rate of disintegration of such elements is always proportional to mass present at that time. अगर mass को मैं amount बोल सकता हूँ, always proportional to amount present at given time. Amount present at that time. Amount present at that time. ये अच्छे से पढ़ो, यहाँ भी main line था. The rate of disintegration of such element is always proportional to amount present at that time. The rate of disintegration of such element is always proportional to amount present at that time. The rate of disintegration of such element is always proportional to amount present at that time. ठीक है? मान लेते हैं कि अगर x मेरा अमाउंट है, if x is the amount, if x is the amount of any material, if x is the amount of any material present at time t, present at what? Present at time t. If x is the amount of any material present at time t, then we can say that x को मैंने हमारा अमाउंट बोला है, तो यहाँ पे क्या होता है? The rate of disintegration of such element, रेट क्या होगा? dx by dt. रेट क्या होगा इसका? dx by dt is proportional to, it's always proportional to the amount present at that time. अमाउंट कितना मेरा? अमाउंट मेरा x है, तो dx by dt is proportional to x. क्लियर? Therefore हमको पता है कि हमारा मास कम हो रहा है, हमारा अमाउंट कम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उससे अमाउंट कम होगा। यहाँ पे कितना आएगा? -kx. तो dx by dt is equal to -kx. वेरिएबल सेपरेबल कर लें यहाँ पे, so dx by x is equal to -k dt. जैसे इसको हमने आगे इंटीग्रेट किया, ऑन इंटीग्रेटिंग मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया dx by x कितना आएगा? ये हो जाएगा log of x,
और हो जाएगा माइनस के टी प्लस दिस इज आंसर log of x is equal to minus के टी प्लस कंफर्म समझ में आया अच्छे से देख लो सिंपल सा रेडियोएक्टिव डीके the radioactive substance like radium cesium etc disintegrate with time it means what it means mass of the substance decreases with time ठीक है स्टेटमेंट आप एक ही लाइन स्टेटमेंट मेन था the rate of disintegration of such elements is always proportional to amount present at that time अगर x को मैं अमाउंट बोलता हूँ तो dx by dt is proportional to x dx by dt proportional to x आगे आपको पता है क्या करना है प्रोपोर्शनल k का साइन जो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव क्यों बिकॉज मास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो मास डिक्रीज होगा तो dx by dt is equal to minus kx so dx वेरिएबल सेपरेबल वी गॉट द आंसर as log x is equal to minus kt plus थर्ड टॉपिक था ये हमारा पहला टॉपिक था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दूसरा टॉपिक था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और तीसरा टॉपिक था हमारा रेडियोएक्टिव डीके ठीक है रेडियोएक्टिव डीके देख लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट समझ में आया कि नहीं कंफर्म करो समझा सबको ये इसका जब सम नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा सम कराना पड़ेगा ठीक है आई होप कि क्लियर है थोड़ा बहुत लेट अस मूव टू द सम एक सम देखते हैं इसका थर्ड सम के बाद फर्स्ट सेकंड तो हो गया था थर्ड पे आते हैं थर्ड हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था फोर्थ हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है फिफ्थ वाले का फिफ्थ वाला सम इंपॉर्टेंट भी है फिफ्थ वाले समय बोला है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू द मास प्रेजेंट एट दैट टाइम ये पूरा स्टेटमेंट ही दे दिया the rate of disintegration of radioactive element at any time t is proportional to its mass at that time मतलब ये मिल जाएगा आगे क्या बोला है find the time during which the original mass of 1.5 gram will disintegrate into the mass of 0.5 gram तो हम लोग को ये बताना है कितने टाइम में 1.5 ग्राम कितने पॉइंट में कितने टाइम में 1.5 ग्राम वाला मास 0.5 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे दो कंडीशंस है कितने टाइम में 1.5 ग्राम वाला मास 0.5 में कन्वर्ट हो जाएगा सो इनिशियली जब टाइम 0 था तो मास कितना था मास था मेरा 1.5 तो कितने टाइम में वो 0.5 हो जाएगा ये बताना है ठीक है कितने टाइम में वो 0.5 हो जाएगा ये बताना है कितने टाइम में वो 0.5 हो जाएगा ये बताना है ठीक है समझ में आया तो गाइस यहाँ पे हम लोग को बहुत ही सिंपल है यहाँ पे ज्यादा कंडीशन है भी नहीं कंडीशन भी एक ही है तो सम पे ध्यान देना हाँ कितने टाइम में आपका 1.5 ग्राम का मास 0.5 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा पहला केस क्या बनेगा initially when time was 0 mass was 1.5 मास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x को जब टाइम 0 था तो मास कितना था 1.5 तो when mass when x is equal to 0.5 t is equal to question mark ठीक है यहाँ पे आंसर एक ना एक कांस्टेंट में अपीयर होगा ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दिया ही है एक कंडीशन दिया है तो सी निकलेगा शायद के नहीं निकलेगा के में आंसर आएगा सी और के दोनों को निकालने के लिए दो कंडीशन देने होते हैं मेरे ने एक ही कंडीशन दिया let's check the sum question number 5th of exercise 6.6 radioactive decay क्वेश्चन क्या है radioactive decay समझना क्वेश्चन कि आगे मैं से क्वेश्चन आपको को दूंगा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सम नंबर 5 का हम find the time during which the original mass of 1.5 gram will disintegrate into the mass of 0.5 gram मान लेते हैं कि m मास है मेरा या x को बोल दो मास आपको ऊपर है let x be the mass of the radioactive element at time t. Let x be the mass of let x be the mass of radioactive element. Let x be the mass of radioactive element at time t. At time t. Let x be the mass of radioactive element at time t. Then by statement हमें पता है कि then rate of disintegration कितना आएगा then rate of disintegration कितना आएगा is dm या dx by dt the rate of disintegration is what is dx by dt so the rate of disintegration ये होगा dx by dt आगे लिख सकता हूं which is proportional to x which is proportional to x ये स्टेटमेंट ही बोल रहा है स्टेटमेंट को लिख दिया मैंने the rate of disintegration of radioactive element at any time t is proportional to the amount present at that time ठीक है ना is proportional to x यहाँ से मैं सीधा सीधा निकालूंगा क्या therefore dx by dt
is proportional to x, यही आएगा ना, dx by dt is proportional to x, proportional से निकल क्या आएगा, dx by dt is equal to minus kx, dx by dt is equal to minus kx, वेरिएबल सेपरेबल कितना आएगा ये, therefore dx by x is equal to minus k dt, वेरिएबल सेपरेबल सीधा स्टेप क्या होता है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, जैसे इंटीग्रेट क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x is equal to minus k times of इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्लियर हो गया ये, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा log of x is equal to minus k, log of x is equal to minus kt plus c, log of x is equal to minus kt plus c, समझा। अब इसमें एक ही कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, जब टाइम जीरो था, इनिशियली जब टाइम जीरो था तो मास कितना था, 1.5 ग्राम, जब टाइम जीरो था तो मास कितना था, 1.5 ग्राम, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, log of 1.5 ग्राम is equal to minus k into 0 plus c, अंडरस्टूड। यहाँ से c का वैल्यू कितना मिलेगा, c का वैल्यू मिलेगा log of 1.5 मिलेगा, देखो हमारा इक्वेशन कितना आएगा, log of x will be as it is minus kt will be as it is, c का वैल्यू कितना आएगा, log of 1.5, log of 1.5, c का वैल्यू कितना आएगा, log of 1.5, तो log a minus log b क्या हो जाएगा, log a और यहाँ पे आके log b, log a minus log b कितना हो जाएगा, we all know that, ठीक है, इतना समझ में आया, c का वैल्यू कितना मिला 3/2, log a minus log b कितना आएगा, log of x upon 1.5 is equal to minus kt, अब वो क्या पूछा गया है, कितने टाइम में मास 0.35 ग्राम होगा, so now when mass is 0.5 ग्राम, हम लोग क्या मांगा है, t is equal to क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डालो यहाँ पे कितना आएगा, इसका आंसर आएगा therefore log of x कितना है मेरा 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 और ये कितना आएगा मेरा माइनस kt, तो हो जाएगा log of 1/3, कितना आएगा log of 1/3 is equal to minus kt, तो t चाहिए आपको, तो t कितना आएगा, therefore t is equal to ये -1/k इधर नीचे आ जाएगा, तो -1/k log of 1/2, तो कितने टाइम में आपका बॉडी का आपके रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का मास 1.5 से 0.5 होगा, t is equal to -1/k log of 1/3, ठीक है, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बट नहीं किया तो भी चलेगा, क्या कैसे कर सकते हैं आगे, एक स्टेप अलग रहेगा, सुन लेना यहाँ पे, ध्यान देना, t is equal to ये माइनस को मैं ऊपर भेजूंगा, जब माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/k माइनस हो जाएगा log of 1/3 पावर में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा -1, आपको पता है log of 1/3 का इनवर्स कितना होगा, जब भी log में इनवर्स रहता है, जब भी log में इनवर्स रहता है it directly becomes what, so t is equal to 1/k, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो log of 3 हो जाता है, दोनों आंसर राइट है, आपको जो लिखना है, so t is equal to 1/k log of 3, तो आपका जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का मास था 1.5 ग्राम से 0.5 ग्राम कितना टाइम हो जाएगा, 1/k log of 3, 1/k log of 3, एक बार गो थ्रू करो, कंफर्म करो, समझा के अच्छे से गो थ्रू करो, एक बार कंफर्म करो, समझा के। सम नंबर 5 टॉपिक का नाम था रेडियो एक्टिविटी, सम नंबर 5 टॉपिक का नाम था रेडियो एक्टिविटी।
क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? चले आगे। yes, Yes. चलिए इसका लास्ट टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड नाम से समझ में आता है कितने टाइम में जो अमाउंट है या जो एलिमेंट है आधा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड। हम लोगों ने पढ़ा है, टॉपिक फिजिक्स में ही पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड मतलब कितने टाइम में आपका अमाउंट आधा हो जाएगा। शॉर्टकट में हाफ लाइफ पीरियड मतलब ये होता है कितने टाइम में आपका अमाउंट आधा हो जाएगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, सुनो। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। नाउ हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन क्या है? You can clearly say that half-life period of a radioactive substance, half-life period of a radioactive elements of a radioactive element, half-life period of a radioactive element is defined as the time it takes, as the time it takes for half the mass, बोलो या half the amount बोलो, of half the mass of the substance to disintegrate। कितने टाइम में वो सब्सटेंस का आधा हो जाएगा? of half the amount of the substance to disintegrate, of half the amount of the substance to disintegrate। So half-life period of a radioactive element is defined as the time it takes for half the amount of the substance to disintegrate। It takes for half the amount of the substance to disintegrate, ठीक है। कितने टाइम में जो मास है वो आधा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट के साथ ही ज्यादा एसोसिएट होता है, ठीक है। क्लियर रखना इतना ना। एक इसका कोई क्वेश्चन ना एक्सरसाइज में नहीं है, तो इसका क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में अगर नहीं है तो इसको मैं ना सॉल्व एग्जांपल से करा रहा हूँ, तो कोशिश करना ध्यान देने का। सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाफ लाइफ पीरियड नाम से समझ में आता है कितने टाइम में मास आधा हो जाएगा, कितने टाइम में मास आधा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, समझा? डिसइंटीग्रेट होकर आधा हो जाएगा, ठीक है। तो half life period of a radioactive substance is defined as the time it takes for half the amount of the substance to disintegrate। ठीक है, कितने टाइम में मास आधा हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक था इसका हाफ लाइफ पीरियड। अब इसका एक सम करते हैं, वो सम पे ध्यान देना अच्छे से। सम क्या दिया है, ये सॉल्व एग्जांपल का सम है, क्योंकि इसके सम एक्सरसाइज में नहीं फिलहाल, तो सॉल्व एग्जांपल से पूछ सकते हैं लोग। तो बिस्मथ एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट रहेगा। Bismuth has half-life of 5 days. Bismuth has half-life of 5 days. Bismuth has half-life of 5 days. अब सैंपल ओरिजिनली स्टार्टिंग में कितना था? सैंपल ओरिजिनली has a mass of 800 milligram, has a mass of 800 मिलीग्राम। मतलब स्टार्टिंग में जब सैंपल देखा था कितना था उसका मास? 800 मिलीग्राम। सो 5 दिन में आधा हो जाएगा 400 मिलीग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज। Find the mass remaining after what? After 30 days। ये हमारा क्वेश्चन है। बिस्मथ एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रहेगा। बिस्मथ has half life for 5 days, ठीक है ना? क्लियर है? A sample originally has a mass of 800 milligram. Find the mass remaining after 30 days। अभी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था तो उसका मास कितना था? 800 mg। फिर 5 दिन बाद उसका मास कितना हो गया? आधा हो जाएगा। हाफ लाइफ बोला मतलब आधा हो जाएगा 400 mg। तो 30 दिन में कितना होगा ये पूछा है।
ठीक है, 5 दिन में आधा हो जाएगा 400 mg, ठीक है, 5 का डबल कितना हो जाएगा, ट्राई करो कैसे, देखते हैं प्रोपोर्शनल है क्या। तो 5 का डबल हो गया 10 दिन में कितना हो जाएगा ये 200, आधा हो रहा है, तो 20 दिन में कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है, तो 30 दिन में कितना आएगा इसका, सर और 15 दिन में 100 होएगा ना। ठीक है, तो 15 दिन में 100 होगा, फिर 20 दिन में कितना आएगा 50, 50। 25 में कितना आएगा 25, 30 दिन बाद कितना आएगा 12.5। देखते हैं आता है क्या आंसर, 12.5 आता है क्या, आंसर 12.5 आता है क्या, वी डोंट नो, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है शॉर्टकट में। लेट्स चेक, मान लेते हैं कि जो बिस्मैथ है उसका मास कितना है x, लेट x विद द मास, let x with the mass of bismuth at time t, let x with the mass of bismuth at time t, ठीक है, हम लोग को क्लियरली पता है इसका आंसर क्या आएगा, रेडियोएक्टिव डीके वाला जो है था वही कंडीशन यूज करने का। तो रेडियोएक्टिव डीके वाला कंडीशन क्या था कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इट इज dx by dt is proportional to the mass present at that time, बराबर है, तो कितना आएगा ये आएगा dx by dt is equal to minus kx, dx by dt is equal to minus kx, वेरिएबल सेपरेट करो, dx by x is equal to minus k dt, इंटीग्रेशन कर लेंगे यहाँ पे, कितना मिलेगा ये मिलेगा therefore log of x is equal to minus kt plus c, ठीक है, log of x is equal to minus kt plus c, कितना क्लियर हो गया। जब इनिशियली जब टाइम 0 था मास कितना था 800, लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं 20 is equal to 0, x is equal to 800, जब टाइम 0 था तो x कितना था मेरा 800, सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, therefore log of 800 is equal to 0 हो जाएगा 0 plus c, c कितना मिल रहा है मुझे, c मिल रहा है मुझे log of 800, c मिल रहा है मुझे log of 800, मैं सॉल्व करो इसको, log of क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, therefore log of x is equal to minus kt plus log of 800, ठीक है, log a minus log b is log of a by b, कितना आएगा log of a by b, log of x upon 800 is equal to minus k, इसको बोल दो इक्वेशन 1, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 1, log of x upon 800 is equal to minus kt, समझा, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसका हाफ लाइफ कितना है 5 डेज है, तो मैं बोल सकता हूँ जब टाइम 5 दिन हो जाएगा तो इसका मास आधा हो जाएगा, आधा कितना आएगा 800 का आधा कितना आएगा 400, एंड टाइम इज इक्वल टू 5 डेज, मास विल बी आधा 800 का आधा 400 हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग ऑफ 400 अपॉन 800 इज इक्वल टू माइनस k इंटू 5, देयरफॉर k का वैल्यू कितना मिलेगा -1/5 गया वहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरा लॉग ऑफ हाफ, log of half, यहाँ से मेरा इक्वेशन 1 आ जाएगा, तो इक्वेशन 1 becomes what, इक्वेशन 1 becomes k का वैल्यू डालेंगे वहाँ पे, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, हाँ ये था मेरा log of x upon 800, log of x upon 800, हाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/5 log of half into t, तो t/5 बोल सकता है, t/5 log of half, t/5 log of half, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि 30 दिन बाद कितना होगा, हाँ when time is equal to 30 days, when time is equal to 30 days, क्या चाहिए मुझे, x is equal to question mark, when time is equal to 30 days, x is equal to question mark, पुट करो यहाँ पे, कितना आएगा ये हो जाएगा log of x upon 800 is equal to टाइम कितना है मेरा 30 upon 5, और यहाँ पे आएगा log of half, ठीक है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा ये, log कैंसिल कर देता हूँ मैं, x upon 800
ये हाफ हो जाएगा और ये पावर में 6 जाएगा, समझा कि नहीं? देखो 1 जार 5 जार 5 1 जार 5 6 जार पावर में जाएगा ना, तो हाफ रेज टू 6 हो जाएगा, ये कितना आएगा हाफ रेज टू 6। क्लियर है इतना? तो आपको पता होना चाहिए कितना आएगा आंसर। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 800 और 2/6 कितना होता है 64 होता है। 2/60 कितना आएगा 64 हो जाएगा। कट करते जाओ इसको, 432 कट करते जाओ 200, 12.5 आएगा। ठीक है 100 को 8 से डिवाइड कितना मिलेगा 12.5। मास ऑफ द सब्सटेंस कितना होगा आफ्टर 30 डेज 12.5 mg, समझा? 12.5 मिलीग्राम। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, therefore the mass of the substance after 30 days कितना आएगा will be 12.5 mg। therefore we can say that therefore the mass after 30 days is 12.5 mg, 12.5 मिलीग्राम। देख लो समझ में आया अच्छे से? एक बार गो थ्रू करो तो कंफर्म को समझा कि एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो पूरा। 4 टॉपिक करा दिया मैंने, आगे के टॉपिक में सम्स करेंगे, इसके जो सम्स लेंगे। ये 4 टॉपिक्स हो गए हमारे, ठीक है? देख लो अच्छे से, इसको एक बार समझ में आएगा एवरीवन। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया भी हो गया हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी हो गया, सरफेस वो हम लोगों ने किया, हमने सीधा किया रेडियोएक्टिव डीके, और चौथा किया हम लोगों ने हाफ लाइफ पीरियड। ये 4 टॉपिक्स हो गया हमारा, अच्छे से देख के लिए एक बार ऐसा समझ में आप लोगों को करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 फेसबुक से क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 इस पर हटा रहा हूं मैं, ये समझ में आ रहेगा आपको। हाफ लाइफ पीरियड का एक ही एग्जांपल तो अभी सॉल्व एग्जांपल में था, एक्सरसाइज में सम्स नहीं था हाफ लाइफ पीरियड का, तो मैंने सॉल्व एग्जांपल से इसको कवर किया क्योंकि ये टॉपिक था आपके एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक था, ठीक है? मूव करते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक क्या है? आगे हमारा रेडियोएक्टिव डीके पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे से पढ़ो और सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। The rate of decay of certain substance is directly proportional to the amount present at that time. So x को हम लोग अमाउंट बोल देंगे तो क्या मिलेगा dx by dt is proportional to the amount present at that time. Initially starting में कितना था? Initially there is 25 gram of certain substance and 2 hours later it is found as 9 gram. जब टाइम 0 था तो कितना था 25 ग्राम, ठीक है? और जब जैसे टाइम 2 घंटा हो गया, जैसे टाइम 2 घंटा हो गया, ये जो 25 ग्राम था ये कितना हो गया 9 ग्राम, ठीक है? फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour। 1 more hour मतलब कितना आएगा 3 घंटा, तो 3 घंटे में इसका कितना ग्राम बचेगा, अमाउंट ऑफ मास ये बताना है। चलो सॉल्व करो, सिंपल सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से मैंने। The rate of mass of radioactive substance is directly proportional to the amount present at that time. Initially 25 ग्राम था मास, 2 घंटे में हो गया 9 ग्राम। बताओ एक और घंटे बाद कितना होगा? एक और घंटे बाद मतलब 2 घंटा पहले हो चुका था, एक और घंटा ऐड कर लिया, उसमें कितना होगा 3 घंटा। 3 घंटा मतलब जब टाइम 3 आवर्स हो जाएगा तो मास कितना बचेगा? सॉल्व करना है 3 मिनट में, देखो 3-4 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। आई नीड आंसर ऑफ x कितना होगा आफ्टर 3 आवर्स। 3 मिनट में सॉल्व करो इसको।
डन सर। डन सर। आंसर हाँ इसका आंसर 27/5 आया है। कितना 7/5 27/5 27/5 कितना आएगा 5.4 5.4 यस 0.4 राइट है ठीक है 27/4 राइट 27/5 क्लियर। गाइस हम लोग ने हर एक टाइप का सम कर लिया है। अब हम लोग मूव करेंगे मिसलिनियस सम। मिसलिनियस सम मतलब जैसे कि मेंसुरेशन चैप्टर में किया रहेगा आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड ऑल ये सब के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान देना अच्छे से। अभी हमारा जो टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ पे नहीं रहेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे नहीं रहेगा, रेडियोएक्टिव डीके हाफ लाइफ पीरियड पे नहीं रहेगा, कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट समय पेपर में आया है इससे पहले ये करा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे क्वेश्चन में, assume that a spherical raindrop, ये raindrop जो है स्फीयर शेप में है, assume that a spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area। हम लोग को यहाँ पे ना surface area of sphere आना चाहिए। What is surface area of sphere? 4 pi r square।
जो हो गया मेरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। रेन ड्रॉप का वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन, assume that a spherical raindrop, ये जो spherical raindrop है, ठीक है, evaporate हो रहा है at a rate proportional to its surface area, at a rate proportional to its surface area, ठीक है, at a rate proportional to its surface area, ठीक है। If its radius originally is 3 mm and 1 hour later has been reduced to 2 mm, starting में जब time 0 था तो इसका रेडियस कितना था रेनड्रॉप का 3 mm, जब टाइम 0 था तो कितना हो गया ये 3 mm, और जैसे ही 1 घंटा हो गया, ठीक है, and after 1 hour later it has been reduced to 2 mm, has been reduced to 2 mm। तुमको ये बताना है, एक्सप्रेशन बताना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेनड्रॉप एट एनी टाइम t। ये एक्सप्रेशन बनाओगे आप r और t के रिलेशन में, कि जिसकी मदद से हम लोग कितने भी टाइम बाद हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्सप्रेशन फाइंड करना मतलब एक इक्वेशन फाइंड करना। तो क्वेश्चन समझ में आया कि जो रेनड्रॉप था वो इवैपोरेट हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, ठीक है, इस प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा, ठीक है। इनिशियली आपका रेडियस कितना था रेनड्रॉप का 3 mm, 1 घंटे बाद हो गया 2 mm। तो एक इक्वेशन बना के तो जिसकी मदद से हम लोग टाइम पुट करेंगे तो हम लोग को रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सम देखते हैं। जैसे थोड़ा क्वेश्चन समझा दिया मैंने आपको, कोशिश किया। इसमें हम लोग को पता बताया है कि रेनड्रॉप स्फीयर शेप में है, तो अगर रेनड्रॉप स्फीयर शेप में है तो रेनड्रॉप का जो सरफेस एरिया रहेगा कितना रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और रेनड्रॉप का जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या लगेगा, आर लगेगा, वी लगेगा, एस लगेगा, तो इन सब का कन्वेंशन ले लेते हैं। तो लेट आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो आर को बोल दूंगा मैं रेडियस, लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। v क्या रहेगा मेरा, v विद द वॉल्यूम, कैपिटल v रहेगा मेरा वॉल्यूम, v विद द वॉल्यूम, and s with the surface area of the sphere, and s with the surface area, and s with the surface area of the spherical raindrop at time t, of the spherical raindrop at time t, of a spherical raindrop at time t। ये तो हो गया सब कुछ, स्टेटमेंट पूरा बता दिया मैंने यहाँ पे। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको पता ही है कि वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ना क्वेश्चन में क्लियरली बोला है द रेट ऑफ एट विच द रेनड्रॉप इवेपोरेट। हाँ, क्वेश्चन में क्लियरली बोला द रेट एट विच द रेनड्रॉप इवेपोरेट। गाइस अगर रेनड्रॉप उड़ रहा है तो चेंज क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। You can clearly say that volume changes with respect to time t. So now volume changes directly proportional to the surface area. What is the surface area? S. The rate of change of the rate at which the raindrop evaporate. So raindrop अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। So rate of change of volume with respect to time t is proportional to its surface area. So dv by dt is proportional to s. क्लियर है मतलब? अब यहाँ पे मुझे पता है कि सरफेस एरिया जो है वो कम हो रहा है। अगर सरफेस एरिया कम हो रहा है तो यहाँ पे आएगा माइनस एस, माइनस एन का इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो क्या रहेगा, साइन नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो dv by dt is equal to what, dv by dt is equal to minus ks, ठीक है। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1। अब आगे मुझे क्या करना होगा, आगे मुझे ना dv by dt निकालना होगा। तो dv by dt निकालने के लिए हम लोग क्या पिक करने वाले हैं, अभी वॉल्यूम पिक करने वाले हैं और सर्फेस एरिया पिक करने वाले हैं, ध्यान देना। तो dv by dt कैसे आएगा, देखो वॉल्यूम हमको पता है कितना है, वॉल्यूम हो गया मेरा 4/3 पाई आर क्यूब। इसको पहले आप क्या करोगे, इसको पहले आप डिफरेंशिएट करोगे जिससे कि आपको dv by dt मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा, ये हो जाएगा dv by dt इज इक्वल टू 4/3, कांस्टेंट बाहर आ गया,
पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt। dv/dt इज इक्वल टू 4, क्लियर है इतना अच्छे से? क्या मिल जाएगा इसको सॉल्व करके, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 3 का कैंसिल, ये हो जाएगा 4 पाई r² dr/dt। ठीक है, यहाँ से मेरा इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा वो लिखते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, dv/dt जब ये आएगा ना, कितना आएगा ये 4 पाई r² dr/dt इज इक्वल टू माइनस के सरफेस एरिया, पता ही आपको सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r²। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दिया इधर, 4 पाई r² कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा मुझे dr/dt इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ dr इज इक्वल टू माइनस के dt। 4 पाई r² कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा dr इज इक्वल टू माइनस के dt। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ, क्या करेंगे इसको हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुआ, क्या करेंगे इसको हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt, आगे आएगा प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ dr कितना आएगा r, ये हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी। बिना हमने कोई भी वैल्यू पुट नहीं किया, अभी वैल्यू पुट करना है, समझ में आया इतना? हाँ, तो क्या हो गया था, क्वेश्चन क्या बोला था कि जब इनिशियली जब टाइम 0 रहेगा तो इसका रेडियस कितना था 3 mm। तो हम बोल सकते हैं इनिशियली मतलब व्हेन टाइम 0 था तो रेडियस कितना था इसका, इसका रेडियस था 3 mm। ठीक है, पुट करते हैं कितना आएगा ये 3 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सी कितना मिल गया मुझे, सी मुझे मिल गया 3। अब c का वैल्यू 3 हो गया तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 3। ठीक है, इसको यहाँ लेके आते हैं, तो r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 3, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। हाँ, आगे काम में आएगा ये, देखते हैं आगे क्या काम में आएगा। अभी मैं बोल सकता हूँ जब टाइम 2 घंटा हो गया तो रेडियस कितना हो गया इसका, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स। जब टाइम 2 घंटा हो गया तो रेडियस कितना हो गया इसका, इनिशियली एंड 1 आवर लेटर, सॉरी 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा 2 mm। वैल्यू पुट करते हैं कितना आएगा 2 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 3। तो देखो k इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू 1 आया तो मेरा इक्वेशन कितना आएगा, देखो मेरा इक्वेशन कितना आएगा, एक्सप्रेशन ही मांगा है ना, तो देखो मेरा एक्सप्रेशन कितना आएगा r इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 3, हो गया मेरा एक्सप्रेशन। r इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 3। आप कुछ भी वैल्यू डालोगे ठीक है, तो आपको r मिल जाएगा, क्या आएगा एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 3। ठीक है, तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ ये अपना रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। इसमें कंडीशन लगेगा, कंडीशन क्या लगेगा, t जो रहेगा ना t, वो हमेशा 3 से छोटा और 0 से बड़ा रहेगा, हमेशा 3 से छोटा और 0 से बड़ा रहेगा। कैसे गाइस, 3 से छोटा क्यों, क्योंकि अगर 3 से बड़ा हो गया तो रेडियस नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब मैंने r का वैल्यू 3 लिया मैक्सिमम, तो माइनस 3 प्लस 3 0, तो पूरा का पूरा रेन ड्रॉप गायब हो जाएगा। तो उसका लास्ट लिमिट कितना हो जाएगा 3, और इनिशियल लिमिट कितना रहेगा उसका 0, क्योंकि टाइम 0 से स्टार्ट होगा और 3 घंटा, मतलब 3 घंटे में ये पूरा का पूरा रेन ड्रॉप इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे कंडीशन डाला है कि t इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। क्वेश्चन क्या बता, find an expression for the radius of the raindrop at any time t। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे t के तो कुछ भी पुट करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। एक बार हमको देख के लो, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, आई होप कि लोगों को समझा पाया मैं अच्छे से। एक बार देख के लो और कंफर्म करो समझा गया अच्छे से, हम देख के लो स्टार्टिंग से।
डन, क्लियर, अंडरस्टूड, सबको समझा पक्का ये सब? यस, Yes. ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, देखते हैं हमको। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पेपर में आया बोर्ड्स में एंट्रेंस में वो आया पॉपुलेशन ग्रोथ का, बहुत अच्छा लग रहेगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आता है, ठीक है, बट रैंडमली कभी कुछ भी आ सकता है, तो में तो हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे सब नंबर 9 पे ना, ये कराने के बाद हमारा लगभग सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। सब नंबर 9 पे, a right circular cone has height 9 centimeter. A right circular cone has height 9 centimeter and radius of a base 5 centimeter. It is inverted and water is poured into it. So right circular cylinder. Application of derivatives में भी आपने सेक्शन देखे होंगे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा निकाला रहेगा। सो राइट सर्कुलर सिलेंडर ये होता है, इसको इन्वर्टेड बोला है इन लोगों ने, क्या बोला है, इन्वर्टेड है, तो इसमें पानी भरा जा रहा है। इसका हाइट कितना बताया, इसका हाइट बताया 9 सेंटीमीटर, हाइट कितना बताया इसका, हाइट इसका बताया 9 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा इसका 9 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट होगा कितना 9 सेंटीमीटर, और इसका बेस कितना है, इसका रेडियस ऑफ द बेस कितना है, बेस का एरिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 9 सेंटीमीटर, बेस हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज इन्वर्टेड एंड वाटर इज प्योर इनटू इट, पानी इसमें भरा जा रहा है, उल्टा करके इसमें पानी डाला जा रहा है, वाटर इज प्योर इनटू इट। If at any instant the water level rises at a rate of 5 by 8 centimeter per second, वाटर लेवल राइज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम कितने से चेंज हो रहा है, 5 by 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 by 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। At any instant, if at any instant the water level rises at a rate of 5 by 8 centimeter per second, मतलब वॉल्यूम जो है वो हर सेकंड में 5 by 8 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, 5 by 8, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, 5 by, मतलब dV by dt कितना हो गया, 5 by 8। A जो है मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, A इज द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस एट दैट इंस्टेंट। हमको ये बताना है कि ये जो पूरा का पूरा आपका राइट सर्कुलर कोन है, दैट विल बी फुल इन 75 सेकंड्स। हम लोग को प्रूफ करना है कि ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा कितने सेकंड्स में, 75 सेकंड्स में। 75 सेकंड्स में द राइट सर्कुलर कोन विल बी फिल्ड विद वाटर, कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, ये प्रूफ करना है मुझे, मतलब यहाँ पे बोला गया है प्रूफ करने के लिए कि इट विल बी फिल्ड इन 75 सेकंड, ये फिल हो जाएगा 75 सेकंड। ये मेरा क्वेश्चन है, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट है 9 सेंटीमीटर, जिसका बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर और बेस कितना है इसका, रेडियस का बेस कितना है, एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर, तो हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया। अब इसको इन्वर्ट करके इसमें पानी भरा जा रहा है, जो इसका लेवल चेंज हो रहा है वॉल्यूम का, वो 5 by 8 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, 5 by 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमको ये बताना है कि ये जो राइट सर्कुलर कोन था, ये पूरा पानी से फिल हो जाएगा कितने सेकंड्स में, 75 सेकंड, कितने सेकंड्स में, 75 सेकंड्स में। चलो चेक करते हैं, तो पहले नामकरण करना पड़ेगा सब, ठीक है। नामकरण क्या, पहला आर रेडियस है, एच हाइट है, ए एरिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, लेट आर बी द रेडियस, let r be the radius and h be the height, let r be the radius and h be the height of the water surface, h be the height of the water surface at time t, h be the height of water surface at time t, r हो गया रेडियस, h हो गया हाइट ऑफ द वाटर सरफेस एट टाइम, let r be the radius and h be the height of the water surface at time t। क्लियर इतना ना, हमको पता है कि जो एरिया ऑफ वाटर सरफेस होगा कितना होगा, एरिया ऑफ वाटर सरफेस कितना होगा, सरफेस, सरफेस जो है गाइस वो कौन से शेप में है, वो है मेरा
कौन सी शेप में रहेगा? सर्कल की शेप में। सर्क्यूलर। हाँ, सर्कल जो है वो कौन सी शेप में है? ऊपर सरफेस बोला ना, एरिया ऑफ वाटर सरफेस। एरिया पाई ऑफ आर वाटर, स्क्वायर आएगा। पाई आर स्क्वायर। परफेक्ट। सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वाटर सरफेस मिल गया मुझे। अब आपको दिया गया है, आपको दिया गया हाइट कितना है इसका? इसका हाइट है 9 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। हाइट दिया 9 सेंटीमीटर, रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो दो वेरिएबल्स में नहीं चल सकता काम। ठीक है, सो रेडियस अपॉन हाइट कितना आएगा? रेडियस हो गया मेरा 5, हाइट हो गया मेरा 9। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल रिलेशन बनाना पड़ेगा। आर एन एच दो वेरिएबल में सॉल्व नहीं सकता है, या तो आर को एच में कन्वर्ट करो या तो एच को आर में कन्वर्ट करो। हम लोग छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा मेरा 5h/9। कितना हो जाएगा ये? 5h/9। तो आर मिल गया मुझे 5h/9। तो नाउ एरिया कितना हो जाएगा? इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ए दिखा देता हूँ, बार बार एरिया को लिखिएगा। तो एरिया ऑफ वाटर सरफेस ए दिस इज इक्वल टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा मेरा? देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कितना आएगा? 5h/9 का होल स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना मिलेगा? 25 पाई एच स्क्वायर अपॉन 81। 21 पाई एच स्क्वायर अपॉन 81 जो हो गया मेरा क्वेश्चन 1। ये देगा मुझे एरिया। एरिया कितना देगा ये? 25 पाई एच स्क्वायर अपॉन 81 हो गया मेरा इक्वेशन 1। 25 पाई एच स्क्वायर अपॉन 81। इतना क्लियर है ना? क्लियरली बोल रहा है कि जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम का बात ही नहीं हो रहा है। अगर वाटर लेवल बढ़ रहा है तो रेट ऑफ पाई बाय ए सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी क्वेश्चन में क्लियरली बोला जा रहा है द वाटर लेवल मतलब हाइट हो जाना चाहिए शायद यहाँ पे। क्लियरली बोल सकता हूँ मैं, द वाटर लेवल what? The water level rises. The water level rises at the rate of pi by a centimeter per second. At the rate of pi by a centimeter per second. तो वाटर लेवल यहाँ पे क्या रहेगा? हाइट रहेगा, लेवल का बात हो रहा है। देखो मैं बोल सकता हूँ dh/dt का वैल्यू कितना होगा? dh/dt का वैल्यू होगा पाई बाय। ये चीज क्लियर करना, dh/dt का वैल्यू कितना होगा? पाई बाय। ठीक है, dh/dt कितना हो गया? पाई बाय। वाटर लेवल इज नथिंग बट dh/dt, और dh/dt कितना होगा? पाई बाय। सो पाई विल बी एज इट इज, a का वैल्यू डालो। तो a का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, पाई इंटू 81, पाई इंटू 81। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसका? डिनोमिनेटर में आएगा 25 पाई एच स्क्वायर। 25 पाई एच स्क्वायर, पाई पाई गेट कैंसिल। कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे? 81/25 एच स्क्वायर। तो dh/dt कितना मिल गया? 81/25 एच स्क्वायर। क्लियर है इतना? वेरिएबल सेपरेबल करना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो एच स्क्वायर गया dh के पास, तो एच स्क्वायर आ गया dh के पास। ठीक है, और 81 गया dt के पास, तो 81 dt। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल किया, वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो क्या करेंगे हम लोग? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जैसे हम लोग ने इसको इंटीग्रेट किया, देखो हमको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। ठीक है, सो ऑन पूरा का पूरा जो वेसल है, जो पूरा का पूरा जो आपका राइट सर्कुलर कोन है, वो 75 मिनट्स में पूरा होना चाहिए। तो टाइम में को 75 मिनट्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो कितना आएगा ये? ऑन सर 81/25 आएगा उधर। इधर आएगा 81/25 dt. So integration of h square dh is equal to 81/25 कांस्टेंट है, बाहर निकाला, अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्लियर है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर? इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर होगा h³/3।3 हो जाएगा 81/25 t प्लस c। हो जाएगा मेरा t प्लस c। कितना मिल गया? h³ मिल गया 81/25। ठीक है, अब इतना तो क्लियर है कि जब टाइम 0 रहा होगा, ये तो हो गया हमारा। इतना तो क्लियर है जब टाइम 0 रहा होगा तो पानी में हाइट भी कुछ भी नहीं रहा होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, इनिशियली जब हम लोग ने टाइम 0 रखा था तो हाइट कितना होगा पानी का? हाइट भी 0 होगा ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ रहेगा वो।
तो ये HV0 TV0 तो C कितना मिल जाएगा, C0 मिल Zero. जाएगा। मेरा इक्वेशन कितना हो जाएगा, मेरा इक्वेशन हो जाएगा h³/3 इज इक्वल टू 81/25। ऐसा कुछ आएगा ना, h³/3 इज इक्वल टू 81/25। ठीक है, h³/3 इज इक्वल टू 81/25। ठीक है ना, और कुछ आएगा इसमें? टी भी आएगा ना, टी आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमको ये बताना है कि जो मेरा वेसल था वो फुल हो जाएगा कितना, हमको ये बताना है कि वेसल विल फुल कितना 75 सेकंड में पूरा होना चाहिए। नाउ व्हेन कितना 75 मिनट्स में पूरा होना चाहिए ना, तो वेसल फुल होना चाहिए, मतलब जब हाइट 9 रहेगा, क्योंकि इसका वेसल का हाइट कितना था 9। व्हेन हाइट इज इक्वल टू 9 कितना आएगा, देखते हैं, 3 निकालना है ना। व्हेन हाइट इज इक्वल टू 9 कितना आएगा, ये हो जाएगा 9³ डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 81/25 इंटू टी। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 9³ कितना होता है, 9³ छोड़ो ना, 9² 9 से कैंसिल, 9/3 कितना बचेगा यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू 20, 3 इज इक्वल टू T/25, 3 is equal to T/25, therefore 3 is equal to 75 what, 75 seconds. So therefore the vessel will full after 75 seconds. Okay, so therefore we can say that the vessel will be full in 75 seconds. The vessel, therefore the vessel will be full in 75 seconds. एक बार हमको देख लो अच्छे से, फिर कंफर्म करो। Therefore the vessel will be full in 75 seconds. हमको देख लो अच्छे से और कंफर्म करो, समझ में आएगा। अच्छे से देखते लो, कंफर्म करो। Therefore the vessel will be full in 75 seconds. सबको अच्छे से देख के लो क्या बताया मैंने, कैसे बताया, एक बार स्टेप देख लो क्या है। ठीक है, इसके अलावा कोई सम मेरे को लगता नहीं रहेगा, यही क्लास सम था सर। सर R/H क्यों लिया, वो नहीं समझा। R/H इसलिए किया हम लोग को इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन दो वेरिएबल में नहीं हो सकता, एक ही वेरिएबल में। तो आपको करना पड़ेगा या तो H में या तो R में। तो मेरे को आंसर H में चाहिए था ना, क्योंकि हाइट मांगा था इसमें। ठीक है ना, पानी को अगर पूरा भरना है वेसल में तो हाइट कितना देता है, उसका 9 दिया था, इसलिए मैंने इक्वेशन को H में लिया। तो R को H में लिया। अंडरस्टूड, समझा? यस। आप बोलोगे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों प्रोपोर्शनल है, दोनों भी एक ही फिगर के है ना, देखने में टेकन एज प्रोपोर्शनल। एक ही फिगर का तो लोग R/H ले सकते। पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट है तो। सेम फिगर का हम लोग प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, ऑर्डर रहेगा ना सिमिलैरिटी में, एक ही फिगर है तो साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बार देख लो सब अच्छे से, और एक बार एक्सरसाइज देख लो 6.6, कोई सब में डाउट अगर बताओ। एक्सरसाइज 6.6 देख लो एक बार, हर एक टॉपिक कराया मैंने, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेडियोएक्टिव डीके एंड देन हाफ लाइफ पीरियड, और उसके बाद दो मिसलेनियस सम भी कराया मैंने। रेनड्रॉप वाला पिछला सम था, और ये आपका वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के ऊपर था। एक बार एक्सरसाइज देख लो फटाफट, एक्सरसाइज 6.6।
सर लास्ट सम कैसे आएगा? लास्ट सम क्या है इसका? लास्ट सम अपना वही dt के ऊपर ही है। रेडियन डिकम्पोजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो समझ गया, x का अमाउंट बोल दिया, तो dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, समझा देता हूं, ध्यान देना। क्या बोला क्वेश्चन में? रेडियम डिकम्पोजेस एट द रेट ऑफ अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, सो dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू x। बराबर है, प्रोपोर्शनल से हटा जाएगा। यू नो दैट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका आंसर है dx इज इक्वल टू माइनस के एक्स dt। बराबर ना, माइनस के एक्स dt। वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से ये x नीचे चला जाएगा। ठीक है, हो जाएगा मेरा log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हर जगह आएगा जब जब रेडियस जब रेडियम या रेडियोएक्टिव एलिमेंट का सम आएगा। सो log x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस। अब क्या बोला क्वेश्चन में? इफ p% ऑफ द अमाउंट डिसअपियर्स इन 1 ईयर। देखो अभी लोग ने ना p% बोला ना, क्या बोला है? p%, मतलब एक साल में p% अमाउंट उड़ जाता है। कितने साल में? एक साल में। जब t टाइम था तो एक साल में हमारा if p% of the amount disappears in 1 year, what percent of amount of radium will be left after 2 years? तो ये बताना है कि 2 साल बाद कितना बचेगा। हाँ, p% उड़ जाता है तो कितना बचेगा 2 साल में, ये क्वेश्चन है मेरा, ध्यान देना चाहिए। थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इक्वेशन तो आ गया हमारे पास। नाउ इनिशियली जब टाइम जीरो था, तो मास भी जीरो रहा होगा, कुछ नहीं उड़ा रहेगा। समझा रहेगा ना? जब टाइम जीरो था यस तो मास कितना रहा होगा इसका? मान लो कि मास रहा होगा इसका x नॉट। ठीक है, इनिशियली जब टाइम जीरो था मास कितना रहा होगा? मान लो x नॉट नया मास रहा होगा। कितना हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा log ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस लेट इज c। सो मेरे को c का वैल्यू कितना मिलेगा? log ऑफ x, हाई का दूंगा मैं थोड़ा यहाँ पे, log ऑफ x, ये log ऑफ x नॉट है, नीचे आके माइनस log ऑफ x नॉट हो जाएगा, तो कितना आएगा? log ऑफ x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू माइनस k t। ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा, log ऑफ x माइनस x अपॉन x नॉट इक्वल टू माइनस k t। अब आपको बोला जा रहा है कि p% है जो इसका, p% ऑफ द अमाउंट, p% ऑफ द अमाउंट क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है इन 1 ईयर। p% ऑफ द अमाउंट डिसअपियर्स इन 1 ईयर। अब परसेंट कैसे निकालता है आपको पता ही है। एक साल में p% अमाउंट उड़ जा रहा है। जब टाइम एक साल हो गया तो x कितना हो जाएगा? ओरिजिनल मास में से उसका p% निकल जाएगा। डिसअपियर बोला है ना, तो ओरिजिनल मास कितना था? x नॉट, तो p% उड़ गया, तो कितना एक साल बाद कितना मास बचेगा? ओरिजिनल मास में से p% ऑफ x नॉट निकल जाएगा। बस अब सॉल्व करेंगे इसको। आपको पता है x कितना आएगा? x होगा x नॉट माइनस परसेंट, मतलब क्या होता है? p अपॉन 100, तो p टाइम्स ऑफ x नॉट अपॉन 100। नहीं समझा? समझा। कर लोगे? तो लास्ट में पूछा गया कि 2 साल बाद कितना बचेगा, तो आपको पता है जब 20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क p, 20 इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। समझा? पक्का? यस ठीक है ना गाइस, हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट किया बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से। अभी इसमें एंट्रेंस में 2-3 टॉपिक है इसका, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और भी कुछ टॉपिक्स लेंगे 1-2। ठीक है ना, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में जो पहला एक्सरसाइज था इसका होता है ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज था इसका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिमूविंग द एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। थर्ड एक्सरसाइज था इसका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, देखा आपने सब जगह यूज हो रहा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फोर्थ एक्सरसाइज था इसका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ एक्सरसाइज था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसलिए कराया क्योंकि जो इसका एंट्रेंस के क्वेश्चंस है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं। और सिक्स्थ एक्सरसाइज था आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें 4 टॉपिक किया हम लोग ने, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेडियोएक्टिव डीके एंड हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम। एक और है इसमें सरफेस एरिया ऐसा कुछ है, बट वो नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि इसको तो कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो मेरा बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 6.5 एक्सरसाइज जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बोर्ड्स में नहीं आएगा, बट वो एंट्रेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था, 2 सम्स कराया था मैंने, टाइप 1 टाइप 2 दोनों का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सब बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मेरे को लगता है कि कैलकुलस में मैंने लगभग सब कंप्लीट कर लिया है। मेरे को बताओ कि क्या बाकी है और इसके अलावा, एनीवन?
ये अपना प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल हुआ है क्या आप लोग का? हो गया वो? यस तो आपका मैक्स टू कंप्लीट हो गया ना फिर मेरे हिसाब से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो कंप्लीट हो गया ना? यस Yes. Max मैक्स में कुछ बाकी है? वेक्टर एंड थ्री डायमेंशन प्लेन्स plane maximum. वेक्टर 3D एंड प्लेन ना? यस Yes. सब हो गया वहां पे, राइट? चलो ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी था, स्कोरिंग चैप्टर है, 8 मार्क का वेटेज है, अच्छे से कर लो इसको। आपको पता है कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन 2 मार्क के एमसीक्यूज में हर बार आता ही है, एंड वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड होमोजेनियस इक्वेशंस के सम्स आपको कैसे करना है आपको पता ही है, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सम आता है पेपर में, ठीक है। और मेरे को लगता है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो पॉपुलेशन ग्रोथ और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे ही होता है, तो आप लोगों को सबसे अगर इंपॉर्टेंट कुछ करना है तो ये 2 टॉपिक अच्छे से कर लेना, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मैं तो बोलूंगा कि सब पढ़ना, बट लास्ट मिनट रिवीजन में पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करो गाइस, कैलकुलस जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है पूरा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं शायद कुछ और चैप्टर मिले तो, otherwise we will start with the entrance of this chapter, ठीक है। Till then, thank you everyone, bye bye and take care, bye guys.